सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि गर्मी के आते ही कराची के शहरियों पर बिजली लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत कर दिया गया। शहर में बिजली का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटों से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। बिजली लोड शेडिंग में गर्म मौसम में शहरियों के लिए दोहरा अजाब है। तफसीलात जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया नाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की और क्या बताना है महकमा मौसमियात का। में आजकल शदीद गर्मी है, पारा जो है वो इंतहाई हाई है और शदीद गर्मी के इस अजाब के दौरान जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से मसनूई बहरान जो है वो बिजली का की लोड शेडिंग का वो पैदा कर दिया गया है। और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं शहर क़ायद के जहाँ पर लाइट जो है वो जाना मामूल का हिस्सा बन चुका है। जो इलाके लोड शेडिंग जहाँ पर ऑलरेडी मामूली तौर पर हुआ करती थी, वहाँ पर अब 7 घंटों से बढ़ाकर दौरानिया जो है वो 10 घंटे कर दिया गया है। जबकि वो इलाके जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, अब वहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है। मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात गए भी बिजली गायब रहती है। गुलिस्तान जौहर की बात करें, नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात कर लें, एपी एरिया हो, लांडी हो, करंगी हो, गुलशन हदीद हो, मिल्लत टाउन हो, ये तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रात के औकात कार में 12 बजे के बाद लाइट चली जाती है और फिर 3 से 4 बजे के दरमियान जो है वो लाइट आती है। और फिर सुबह में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सुबह 5 बजे लाइट जाती है, फिर सुबह जो है वो 9 बजे के बाद आती है। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से उनका ये कहना है कि शॉर्टफॉल है और अमूमन ये बहाना कर दिया जाता है कि कहीं पर PMT ख़राब है, इलाके में बिजली की सूरत हाल ख़राब है, उसको सेट करने की वजह से हम जो है वो लाइट बंद करते हैं। लेकिन जो हकीकत है अगर उस पर बात करें तो बिन कासिम का एक प्लांट है जहाँ से 220 मेगावाट बिजली जो है वो शहर को फराहम की जाती थी। वो प्लांट अब तक सही नहीं किया गया है, उसकी मुरम्मत अभी तक नहीं की गई। शहर क़ायद में जब आंधी आई थी, शदीद आंधी के वक्त में वो प्लांट जो है वो ख़राब हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक वहाँ पर जो है वो मुरम्मत नहीं की गई है। 3000 मेगावाट बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से प्रोवाइड की जा रही है, जबकि शहर की जो तलब है वो 3300 मेगावाट जो है वो बिजली है। इस वक्त अगर शॉर्टफॉल की बात करें तो तकरीबन 300-350 तक का शॉर्टफॉल है शहर के अंदर, जिसको के इलेक्ट्रिक की जानिब से अभी तक पूरा नहीं किया गया है और मनमानी लोड शेडिंग जो है वो जारी है। शहरी दौरे अजाब में मुब्तला हैं और अगर इलाके के लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि पहले ही शदीद गर्मी है और इस कदर शदीद गर्मी के अंदर लाइट ना होना किसी अजाब से कम नहीं है। और इस मसले को हल करने के लिए अभी तक जो है वो कोई भी सीरियस दिखाई नहीं देता। के इलेक्ट्रिक के अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप जाएँ, ट्विटर अकाउंट पर चले जाएँ, फेसबुक अकाउंट पर चले जाएँ, तो वहाँ पर भी सारिफीन की जानिब से शिकायत जो है वो बार बार दर्ज करवाई जाती है। शिकायत का ज़ाला नहीं किया। दियानाज़, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार देखने में आ रहा है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके सताए शहरियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है मुख्तलिफ जहाँ पे के इलेक्ट्रिक के जो अपने प्लेटफॉर्म चैनल्स हैं जिसमें ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार जो है वो किया जा रहा है। जो यूजर्स हैं के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि कई घंटे जो है वो इस शदीद गर्मी में बिजली की फराहमी नहीं की जा रही है। उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक जब ये अपना मौक़िफ़ चढ़ाता है कि लोग उनसे हेल्पलाइन और सोशल मीडिया पर रब्ता करें, तो उस रब्ते के बावजूद भी जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जाता, जिस पर शदीद जो है वो गम गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो कमेंट्स हैं और जो ट्वीट्स और फेसबुक पे जो पोस्ट हैं वो शेयर की जा रही है, जिसमें न सिर्फ के इलेक्ट्रिक सार्फिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक अपने जो कस्टमर हैं उनको फैसिलिटेट करने की बजाय जो अपने वर्कर्स हैं उनको जो है वो आसानियां फराहम कर रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सार्फिन जो है शदीद गर्मी में मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की अगर इस वक्त सूरत हाल के हवाले से बात करें, लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसको बढ़ा दिया गया है। खास तौर पे जो शहर का 65% हिस्सा जो के इलेक्ट्रिक खुद क्लेम करता है कि बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, अब वहां पर भी कई घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। तो ऐसे में शहरी अपनी जो शिकायत है और जो अपना गम और गुस्सा है उसका इजहार सोशल मीडिया पर करते दिखाई दे रहे हैं और ट्वीट्स और ठीक है हबीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। कराची को कितने मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी से। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
शहर कराची में 3000 से ज़ायद मेगावाट बिजली की फराहमी जो है वो मैनेज की जा रही है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और हमारे तमाम पैदावारी यूनिट्स जो हैं वो मुस्तहकम हैं, जिसके ज़रिए कराची के सनती, कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इसके साथ साथ स्ट्रेटिजिक इंस्टॉलेशंस मसलन KWSB के वाटर पंपिंग स्टेशंस, एयरपोर्ट और दीगर हस्पताल में भी बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इलाकाई सतह पर हमारे पास कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं और ये अक्सरियत उन इलाकों से पेश आ रही हैं जहाँ पर कुंडों की बहुतात है। इन कुंडों की वजह से हमारे सिस्टम में ओवरलोडिंग पेश आती है और सिस्टम की ट्रिपिंग भी हो सकती है। लेकिन हमारी जो फील्ड टीम्स हैं वो 24 घंटे मौजूद हैं और किसी भी किस्म की शिकायत मौसूल होने पर फौरी तौर पर उसकी दुरुस्तगी के लिए कोशिश अपनी शुरू कर देती हैं। आवाम से गुजारिश है और सार्फिन से गुजारिश है कि शिकायत की सूरत में कॉल सेंटर 118, SMS सर्विस 8119 या के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपनी शिकायत हम तक पहुँचाएँ ताकि हम फौरी तौर पर उसकी बहाली के अमल में कोशिश कर सकें। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क भर खुसूसन सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को भी पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क भर में खुसूसन सिंध के पार्लियामेंटेरियंस को भी पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत दे दी है। पाकिस्तान के अवाम बिजली की लोड शेडिंग से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी की दस्तयाबी कम हो रही है, आइंदा चंद सालों तक पाकिस्तान में पानी की लोड शेडिंग शुरू होने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। पानी जिंदगी है, जिंदगी बचाएं अपने लिए और आइंदा नस्लों के लिए। क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क में पानी की फीसद दस्तयाबी में 84% की कमी हो चुकी है। 1951 तक पाकिस्तान में फीकस सालाना 5650 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था, जो अब कम होकर सिर्फ 908 क्यूबिक मीटर रह गया है। फीकस 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी वाले मुल्क को पानी की किल्लत वाला मुल्क समझा जाता है। माहिरीन का कहना है कि नए डैम्स न बनने से 2025 तक पाकिस्तान में फीकस दस्तयाबी पानी सिर्फ 858 क्यूबिक मीटर रह जाएगा और पाकिस्तान को 83 मिलियन एकड़ फीट तक पानी की कमी का सामना होगा। भारत में फीकस सालाना 1486 क्यूबिक मीटर, चीन में 2000, अमेरिका में 9800 और यूरोपीय ममालिक में फीकस 2300 से 3000 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब है। रिपोर्ट के मुताबिक कतबैन के बाद दुनिया के 7 बड़े ग्लेशियर्स में से दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर समेत 4 पाकिस्तान में हैं। उनके बावजूद पाकिस्तान का शुमार जल्द ही पानी की शदीद किल्लत वाले ममालिक में होने का इम्कान बढ़ रहा है। वावडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने दरियाओं में आने वाले पानी का सिर्फ 10% ही स्टोर कर सकता है, जबकि औसतन दुनिया में 40% पानी स्टोर किया जा रहा है। पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की गुंजाइश वक्त के साथ बढ़ने के बजाय कम हो गई। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन की जरूरियात का पानी जखीरा कर सकता है, जबकि भारत की 170 दिन, मिस्र की 700 और अमेरिका की 900 दिन के लिए पानी स्टोर करने की गुंजाइश है। और अब कुछ बात करेंगे सियासत की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया, उसके नतीजे में मौशी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसीज के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पांव पर खड़ा करने की कोशिश में भरपूर हिस्सा डाला है और 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। गंदम, चावल, गन्ना और मकई की तारीखी पैदावार हुई। ज़रूरी मईशत में 1100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ। इससे किसानों की क़ुव्वत खरीद में भरपूर इजाफा हुआ। ट्रैक्टर 64% ज्यादा फरोख्त हुए। खाद और ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट ने 27 मई को 2.21 अरब शेयर्स की खरीद और फरोख्त से नया रिकॉर्ड कायम किया। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। सवाल यह है कि क्या इस वक्त जब मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? मुल्क में एक दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है गुज़िश्ता रोज 3,83,000 शहरियों को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन उनकी की गई है।
رجسٹر ہونے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 1,16,63,000 افراد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور ویکسینیشن کروانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کرونا وبا کا پھیلاؤ کافی حد تک کم ہو چکا۔ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.5% پر آ چکی ہے۔ جو اس وقت ہمارے ضلع ہیں جن کے اندر زیادہ پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ ملتان ہے، رحیم یار خان ہے اور خانیوال ہے۔ لاہور میں اس وقت 38% پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اپنا راولپنڈی 16% پہ ہے۔ بھاولپور پھر وہ بھی ساؤتھ کا پروونس ہے، اس وقت جو ہمارے پاس زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹس آ رہے ہیں وہ ساؤتھ کے آ رہے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف اس وقت ملتان کے اندر ایریاز جو ہیں وہ 6 ایریاز انڈر لاک ڈاؤن ہیں اور تقریباً 736 پاپولیشن انڈر لاک ڈاؤن ہے۔ تعداد مریضوں کی جو صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اسی کی وجہ سے اب گراف پلیٹو سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگر ہم بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پانے میں بہت ہماری مدد ہوگی۔ کورونا وائرس کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ کورونا سے 56 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,697 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف صغیر چودھری۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 55,965 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 2,697 نئے مثبت کیسز سامنے آئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 4.81% رہی۔ گزشتہ روز کورونا نے 56 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 20,736 ہو گئی۔ ملک بھر کے 639 ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ 8,39,322 افراد کورونا کو بچھاڑ چکے ہیں۔ صغیر چودھری، بیورو چیف 24 نیوز، اسلام آباد۔ جبکہ کراچی میں اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ شہر بھر کی چھوٹی بڑی تمام مارکیٹس بند ہیں۔ دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضرورت کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ریسٹورانٹس کو شب 12 بجے تک صرف ڈیلیوری کی اجازت ہے۔ تفصیلات جانیں گے، سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں جمعے اور اتوار کے روز جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت آج تمام جو چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں شہر کی وہ بند رہیں گی۔ صرف ضرورت کی جو دکانیں ہیں یا جس میں میڈیکل یا دودھ دہی کی جو دکانیں ہیں وہ صرف کھلیں گی۔ SOPs کے تحت 12 بجے تک کھل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دکان یا ہوٹل جو کہ صرف ڈیلیوری کر رہے ہیں، ڈائن ان اور ڈائن آؤٹ، جس میں اجازت بالکل نہیں ہوگی، SOP کے تحت وہ صرف ڈیلیوری کر سکتے ہیں، جن کو 12 بجے تک کی اجازت ہوگی۔ گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے SOPs فالو نہ کرنے پر متعدد دکانوں، ریسٹورینٹس کو سیل کیا گیا اور متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے ماسک یا پھر SOP فالو نہیں کر رہے تھے۔ جبکہ 8 بجے کے بعد سے جو ہے شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے ناکے بڑھا دیے جاتے ہیں اور وہاں پر پولیس کو تعینات کر دیا جاتا ہے، جو کہ 8 کے بعد 12 کی وجہ سے مزید سختی کر دیتی ہے، تاکہ جو لوگ غیر ضروری طور پر نقل و حرکت کر رہے ہیں اس کو جو ہے روکا جائے۔ اسی طرح یہی سلسلہ 7 جون تک جو ہے کام کا کہنا ہے کہ 6 جون تک چلے گا اور اس کے بعد ممکنہ طور پر اس میں نرمی آئے گی، لیکن تب تک سختی سے ہی برتا جائے گا۔ SOPs کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو مارکیٹیں ہیں مکمل طور پر بند ہیں، اسی وجہ سے بند رکھی گئی ہیں۔ اور جب یہ دکانیں کل کھلیں گی تب بھی ان کو SOPs کے ساتھ ہی جو ہے کاروبار کرنا ہے اور اس کے بعد ایک مقررہ وقت جو حکومت کی جانب سے، اس کے بعد یہ دکانیں مکمل طور پر بند رکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر GB اور KP کے لیے سیاحوں کو ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ 1 جون سے 50 سال سے زائد عمر کے سیاحوں کا بغیر ویکسینیشن رہنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو 10 جون تک ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ اساتذہ کو واک ان ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانات 23 جون سے 29 جولائی تک ہوں گے، جبکہ امتحانات کی تیاری کے لیے صوبے کلاسز کا آغاز 31 مئی سے کر سکتے ہیں۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں پارکس 30 مئی سے کھل سکیں گے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 1 جون سے 50 سال سے زائد عمر کے سیاحوں کا بغیر ویکسینیشن رہنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور بات کریں گے PSL کی۔ سابق کپتان سرفراز احمد PSL کے لیے اڑان نہ بھر سکے۔ سرفراز احمد اور لاہور کے 10 کھلاڑیوں کو ابوظہبی سے کلیئرنس نہ مل سکی۔
اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق کپتان سرفراز احمد پی ایس ایل کے لیے اڑان نہیں بھر سکے اور اس پر بات کریں گے. محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی یقیناً بالکل آخری جو 15-20 لوگ رہ گئے ان کا پی ایس ایل کے لیے ابو دھابی جانا ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے. پی سی بی نے رات 1:30 بجے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق آج صبح 4 بجے قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے کمرشل فلائٹ سے 16 افراد کو ابو دھابی روانہ ہونا تھا, لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ رات گئے جو ہے الگ صبح جو ہے وہ سرفراز احمد لاہور سے 10 کھلاڑی نہیں جا سکے, جبکہ کوئٹہ گریجویٹر کے محمد حسین سمیت 5 افراد جو ہے جن میں ایک پی سی بی کے نمائندے بھی ہیں وہ یو اے ای پہنچ چکے ہیں. لیکن اب جو ہے ابو ظہبی جو کمرشل اسپورٹس کاؤنسل ہے اس نے پاکستان 16 افراد کے لیے کہا اجازت دلوائی تھی, لیکن اس کے اندر اب پھر کوئی دفتری مسئلہ آ گیا جس کے بعد جو 10 افراد جو اب رہ گئے ان کے لیے مزید کارروائی کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اب یہ تمام لوگ یقیناً چارٹرڈ فلائٹ سے تو روانہ نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ 10 افراد رہ گئے جو صبح 5 گئے وہ بھی کمرشل ریل لائن سے گئے, تو پی سی بی ان کے لیے متبادل آپشن کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور یہ بھی جیسے ان کی اجازت اور کونسل سے رابطہ ہوگا تو یہ 10 افراد بھی جو ہے وہ مختلف کمرشل فلائٹ سے ابو دھابی روانہ ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے محمود ریاض, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو براہ راست سے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر وزیر خزانہ شوکت ترین بجٹ ویبینار سے خطاب کر رہے ہیں. His friends and found out the hole was too big. So he had to go to the IMF. Unlike 2008 when I went to the IMF, when people were friendly to us, the countries were friendly to us because of war on terror, and we got a very useful package which was almost 6 times our quota. This time around, IMF was very tough. I think they were not, obviously, given the geopolitical situation around us, the countries who influenced, the major Western powers. So this IMF program was tough and front-loaded. The interest rates, the discount rate was raised to 13.25% when the core inflation was 7%. Frankly, I have a problem because discount rates don't manage food inflation. Core inflation was 7% and overall inflation of a little over 10%, where the rest was food inflation. I think IMF mandating us to go to 13.25% was an overkill, which cost us hundreds of billions of rupees. They also made us do a steep devaluation of our rupee. There were sharp increases in electricity, gas, and other tariffs to bring down the circular debt flows. Well, this was for stabilization of the economy. Obviously, the growth rate, went down, and we're looking at around 1.5, 1.9% growth. But then COVID happened, and COVID pushed this growth to negative territory, 0.5%. The government introduced a fiscal stimulus, gave the needy people some money, cash, and it was very efficiently done by the Ehsaas program. There was a liquidity stimulus by the State Bank of Pakistan for the business sector, whether large, small, and then Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package, because he realized that construction is one industry which not only just brings in a lot of labor to work, but also supports around 42 industries on its own. And by giving them the incentives, he would at least pump up some kind of, economic activity. The economy started to stabilize. Current account deficit, actually was curtailed, and in the recent year, it is in a surplus.
But economic growth was negative. It started recovering this year as the large-scale manufacturing started to pick up, exports started to pick up, agriculture, major crops were, very robust, except cotton, and services sector, started to pick up alongside the housing. Not only this happened, but as the economy picked up, we have seen the revenues of the government also started to pick up. This month, they will cross 4 trillion rupees for the first time in the history of Pakistan, and probably will be closer to 4.2. We see a 3.94% growth in the economy. Well, people predicted start of this fiscal that will probably be between 1.5% to 3%, but I think we are hitting around 3.94%. But this is where we are today. So you want to hear what are we going to do going forward? I think what we want is an inclusive and sustainable growth over a long period of time. As Humayun said, the East Asian economies such as Turkey, they achieved a certain level of economic, prosperity through inclusive and sustainable growth. So, as he said that, we have never had sustainable growth for a long period of time except in the 60s. So when I just came in, I just got some eminent economists together. We had an EAC, Economic Advisory Council, but out of that Advisory Economic Council, we had few eminent economists led by Dr. Ishrat Hussain, and I requested them to find out why don't we have an inclusive and sustainable growth over a long period of time? What causes us to break the cycle? So they are working on it. By the next week, we'll probably have, a very comprehensive answer. But then we also tasked the Economic Advisory Council to work with the government in 12 sectors of the economy, and give us short-term, medium and long-term plans how to grow these sectors. We do not have the resources to, cover all the sectors, but we are focused now. And I'm talking about major sectors like, fiscal side. We're talking about, the agriculture, manufacturing, power sector, financial sector, housing, all those major sectors. We said, now you please give us some way forward. And this is the first time that we'll be doing this. Because after the 60s, when we used to have a very powerful planning commission, and it used to be the mother of the government, I think successive governments, made them just a project evaluation and implementation division. This time around, we are going to do this, and hopefully when it starts working, we are going to fold that, whole process into the planning commission to make it once again a very powerful, ministry. But then we will have a planned growth and a roadmap which we can, not only this government can follow, but subsequent governments can also follow. And this has been, the hallmark of countries who have grown, that they had consistency in the planning process, and whether it's India, China, and some of the other East Asian countries, and even in Turkey. So, what is our focus now? I think our focus has now shifted to growth. Unless we do not grow the economy, I think with all these other things, we are not going to be able to move into the next orbit.
So how do we grow the economy? The first task is obviously, like any other government, is to increase revenues. Our revenues at less than 10% of GDP, they're not good enough. So we have to figure out how to grow these revenues, and I will tell you some of those things which we will be doing. But the fact is that we are going to add ₹1 trillion into our revenue stream next year. This year will be the highest revenue collection, closer to 4.8 trillion rupees, which is the first in history. But then next year we'll probably go to around 5.8 trillion. But whether it's 5.8 or 6, it's pretty close. But never have we collected ₹1 trillion additionally in a year. So that receives our number one, a kind of focus or efforts. Then PSDP, we are going to spend $650 billion this year, but then we'll ramp it up to around $900 billion next year. But it will have to be efficient. And I think for the knowledge of the audience, the Planning Commission started, doing the public-private partnerships, in the PSDP, which means the amount of $900 billion will have a greater impact on the ground with the participation of the private sector. Then we move into the productive sectors. Productive sectors of our economy, which are number one to me, is agriculture. We all know that we used to be a food exporting country. Now we are a net food importing country. This is a far cry from the 60s, 70s, and even 80s, 90s. So we got to focus on that. We have to focus on all the elements of our agriculture chain. And I think there is the plan which is really a very, very progressive plan which is being put in place. And in this budget too, you will see that we will put in give a lot of incentives to the agriculture sector of our economy. इस्लामाबाद से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बजट वेबिनार से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।